हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर या यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। आराम से आप जो है वो बता सकते हैं। सर जल्दी से बताएं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को आप क्या बोलते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं सर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। जिनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन उनका समावेशन हम स्वर में नहीं करते। कौन सी दो मात्राएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुस्वर और विसर्ग, जिनको हम अयोगवा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम शब्द। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जल्दी से बताओ। तो मनुष्यता शब्द जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा की दृष्टि से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको बोलेंगे सर हम जितेंद्रिय। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कारक चिन्ह का प्रयोग अगर अलगाव के लिए हो रहा है तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा? तो यहाँ अपादान कारक होगा। और अगर साधन या जोड़ने के लिए होता तो करण कारक होता। ठीक है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए कि तन शब्द में जो है वो कौन सा लिंग है। आराम से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10। तो पुल्लिंग शब्द है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष। देखो, सर्वनाम जो है वो आप सभी लोग जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। तो बस यहाँ पर आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुष। कंचन एक कृशांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि देखो, कंचन एक कृशांगनी है, युवती शब्द नहीं आएगा, क्योंकि कृशांगनी शब्द में ही आपको पता चल रहा है कि वो एक लेडीज है या फीमेल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोग, जैसे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार और मित्रों के लिए लिखा जाता है, उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अब जैसे जैसे हमने बोला आपका रिश्तेदार, ठीक है, परिवार के सदस्य और मित्रों, तो देखो दूसरा ऑप्शन बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, उसी को बोलेंगे अनौपचारिक पत्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है? देखो, ह्रस्व स्वर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर। मूल स्वर को ही हम लघु स्वर बोलते हैं और लघु स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो बस वही पूछा है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है सर? 4। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है। ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। ठीक है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई?
4 होती है। ठीक है, चारों की चार मैंने आपको बता दी कौन कौन सी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं। देखो पहला पद जो है वो संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण है, तो जब पहला पद जो है वो संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुहाना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय सही विकल्प आपको बताना है। सुहाना शब्द में आना प्रत्यय होगा, लिखाई शब्द में आई प्रत्यय होगा, छलिया शब्द में ईया प्रत्यय होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अमूल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अमूल। ठीक है, तो ये भी याद रखना। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए क्या कहलाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो किलकिल शब्द जो है दोस्तों एक देशज शब्द है जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ जो दोस्तों जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी तो एक विदेशी शब्द है जो कि पुर्तगाली भाषा का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं। देखो जो बल प्रदान करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उनको निपात कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं, निपात। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है 22 में, जल्दी से बताओ। पृथक चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपको बताना है जिसका प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं। प्रत्येक प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है वो एक वचन के रूप में किया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, जल्दी से बताओ। 24। देखो वाक्यों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो दो प्रकार से किया गया। पहला तो है आपका रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, यानी कि सरल वाक्य किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली पूछ ली। सिंपल सा क्वेश्चन है। सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक वर्ष का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाप्राण व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संबल। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तो ये संप्रक्त ध्वनि है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विपत प्लस जाल शब्द में कौन सी संधि है सर, जल्दी से बताओ। देखो ता का नियम लग रहा है, ता का मेल अगर जा से हो चाहे जहाँ से हो, जहाँ से हो, तो ता जो है वो जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो जा में परिवर्तित हो रहा, ता बिल्कुल हो रहा। विपज्जाल हो रहा, बिल्कुल हो रहा। किस संधि का नियम है, ये व्यंजन संधि का नियम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुरात्मा में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताओ। दुरात्मा में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, दुरुपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हलंत लगेगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत शब्द जो है वही आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करवा रहा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं होता है क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताएं। तो मनोभाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता क्या कहलाते हैं, तो उनको हम जो है वो विस्मयादिबोधक अवयव बोलते हैं। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा।
वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वे शब्द जो है वो आपको अन्य पुरुष में देखने को मिलेगा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो बस वहीं से पहचान जाओगे कि यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। नलिनी, केरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। यदा कदा का मतलब हो जाएगा जब कब, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियत और नियत शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। नियत का मतलब होता है आपका निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से प्रयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुरूप। देखो, आलोचकों के अनुरूप नहीं होगा, आलोचकों के अनुसार होगा। तो अनुरूप की जगह अनुसार शब्द आएगा। तो आपको अशुद्ध शब्द बताना था या वाक्य में त्रुटि आपको छांटनी थी, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप चल सकते हैं, इस वाक्य में आपको बतानी है कि कौन सी वृत्ति है। तो अब इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।